हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ वीडियो ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का फोर्थ वीडियो है। और इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया था पोर्शन, जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ था और जितने भी बैरियर मेथड्स थे, कंट्रासेप्टिव मेथड्स थे, वो सब हमने कंट्रोल कवर कर लिए थे। नाउ अब हमें नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होती है। तो बिफोर वी प्रोसीड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो मेडिकल टर्मिनेशन है उसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। ठीक, जैसा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इंटेंशनल मतलब जो हमारी इच्छा से हो, इंटेंशनल, और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, वॉलंटरी टर्मिनेशन मतलब जब हम जानबूझकर अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं बिफोर फुल टर्म, मतलब जो भी उसका टर्म है 9 मंथ्स का, अगर उससे पहले उसको अबॉल्ट करते हैं, उसको रोकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसको हम एमटीपीज बोलते हैं या फिर इंड्यूस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, जो अबॉर्शन जानबूझ के कराए गए हों, ठीक है, इंटेंशनली कराए गए हों। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, कोई जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ये पता है कि जो एम हैं उनका उसका बहुत बड़ा रोल है इन डिक्रीजिंग पॉपुलेशन बाय अबॉर्टिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी। मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं उनको अबॉर्ट करके पॉपुलेशन को डिक्रीज करना। मतलब जैसे कोई भी जैसे रेप्स होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स हैं, या कोई भी मिस हैपनिंग होती है, तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको एम के थ्रू उसको अबॉर्ट किया जाता है। नियरली 45 to 50 मिलियन एम ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में होती हैं। मतलब एक साल में पूरे विश्व में 45 से 50 मिलियन एम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं, विच अकाउंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन अ ईयर। मतलब एक साल में अगर 250 मिलियन प्रेगनेंसी हैं तो उसमें उसका 1/5 लगभग 45 से 50 मिलियन एम जो हैं वो होती हैं, अबॉर्शन होते हैं। वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एम मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट किया जाए या उसको लीगल किया जाए और नॉट या नहीं, इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मैनी कंट्रीज। जो बहुत से देशों में एक हमेशा विवाद का विषय रहा है, हमेशा। बिकॉज क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इमोशनल, भावनात्मक, जो एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज़ हैं, मतलब धार्मिक हैं, सामाजिक इश्यूज़ हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। बहुत से लोग चाहते हैं प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना, बहुतों की ज़रूरत भी होती है, बट कुछ इन इश्यूज़ की वजह से वो नहीं ऐसा कर पाते हैं। तो इस जो एम है ये कुछ कंट्रीज़ में तो लीगलाइज्ड है और कुछ कंट्री में अभी भी ये लीगल नहीं है। इंडिया में, इन इंडिया देखो, एम लीगलाइज हुआ था 1971 में। उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी जिससे उसका मिसयूज़ ना किया जा सके, जैसे कि इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड्स। मतलब जो लोग होते हैं जो फीमेल फिटिसाइड्स करते हैं, मतलब अगर उनको पता चला कि जो बेबी है, जो फिटस है, वो फीमेल चाइल्ड है, और अगर वो नहीं चाहते तो उसको अबॉर्शन करा देते हैं। तो इलीगल फीमेल फिटिसाइड के केसेस को रोकने के लिए इसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है जिससे इसका मिसयूज़ ना किया जा सके एम का। एम इज़ यूज, एम अब कब यूज़ होती है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू, जैसे मान लो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स है, या फेलर ऑफ कंट्रासेप्टिव्स यूज्ड ड्यूरिंग क्वार्टस, और रेप्स हो, या इस तरह की कोई कंडीशन होती है। व्हेन प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन, या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जैसे कि प्रेगनेंसी हार्मफुल है, फैटल है, लाइलाज है मदर के लिए या फीटस दोनों के लिए, तो उस समय पे उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही ऑप्शन होता है, जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर की जो परमिशन के साथ ये होता है एम ठीक है, एम के लिए आपको राइट साइड में डायग्राम दिख रहा है। देखो ये एमनियन है, जो लेयर होती है, दिस इज़ यूट्रस, दिस इज़ प्लासेंटा जिससे बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच होता है। ये 9 वीक का यूट्रस है, 9 वीक मतलब अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स एंड अ वीक। ठीक है, 2 महीने और 1 हफ्ते का है। ये जो आपको दिख रहा है कैन्यूला है, टेनेक्युलम है और स्पेकुलम है, ये कुछ अपरेटस होते हैं जिनकी हेल्प से अबॉर्शन किया जाता है।
जैसे स्पैकुलम से जो सर्विक्स है उसको ओपन किया जाता है, टेनिकुलम से उसको क्लैम्प किया जाता है और कैनुला से सक कर लिया जाता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या जो रेस्ट पार्ट होता है उसको सक किया जाता है। इसके लिए हम थोड़ा सा एक आपको 9 वीक ओल्ड फीटस का एक कैसे अबॉर्शन किया जाता है वो एक छोटा सा क्लिप आप देख सकते हो। सक्शन एंड क्यूरेटेज अबॉर्शन, इसमें क्या करते हैं देखो, ए पार्ट में क्या है, जो स्पैकुलम है उसको प्लेस कर देते हैं वजाइना में और टेनिकुलम को क्लैम्प कर देते हैं सर्विक्स के माउथ पे एंड कैन्यूला से को इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। ये कैन्यूला है, ये कैन्यूला, इसको इंसर्ट किया जाता है। ये अंदर आपको एमनियन, यूट्रस, प्लासेंटा, नानविक जो अभी हमने बताया था वो होता है। इसका बी पोर्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है और जो प्लासेंटा है फीटस का, इसको सक कर लिया जाता है मशीन्स के थ्रू, सक कर लिया जाता है, कलेक्शन जार में कर लिया जाता है। जो फीटस होता है वो प्लासेंटा वो टॉर्न अपार्ट, मतलब वहाँ से बिल्कुल फट करके अलग हो जाता है प्लासेंटा और उसको सक कर लिया जाता है। बाद में जितना पार्ट सक हो जाता है फीटस का वो सब सक कर लिया जाता है। बाद में जो यूट्राइन कैविटी है उसको स्क्रैप करके, क्यूरेट से, जो क्यूरेट होती है इसको स्क्रैप कर करके ये चेक कर लिया जाता है कि कोई फीटस का या कोई टिश्यू का, फीटल टिश्यू का कोई पार्ट यूट्रस में तो नहीं रह गया, उसको पूरी तरीके से साफ कर लिया जाता है। बाकी ये कलेक्टेड जार्ट है जिसमें ब्लड और टिश्यू, एमनियोटिक फ्लूइड सबको सक कर लिया जाता है। बाद में जो पार्ट्स होते हैं उस जार में या जो भी आते हैं उन कंटेंट्स को एक देखा जाता है, ये एग्जामिन किया जाता है कि सभी फीटल पार्ट्स जो उसके हाथ पैर जो भी, मतलब जो उस अनबॉर्न बेब जो फीटस था उसके सारे पार्ट्स वहाँ पे आ गए हैं या नहीं, जो भी उसके उस जेस्टेशनल पॉइंट में जो भी उसका जेस्टेशनल एज रहा है 2 महीने का या 2.5 महीने का, तो उसमें जितने भी पार्ट्स उसके डेवलप होते हैं वो सब बाहर आ गए हैं या नहीं। ये एक अबॉर्शन की प्रोसेस है जो आपको समझ में आई। दिस इज़ द एमटीपी। और देन हम आगे कर देखते हैं। एमटीपीज आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ। एमटीपीज को जनरली सेफ माना जाता है मदर के लिए, मतलब ऑब्वियसली मदर के लिए। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 12 वीक की प्रेगनेंसी से पहले, वैसे तो ये 2 मंथ्स तक ही सेफ होता है लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसे सेफ माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एमटीपीज आर मच मोर रिस्क, लेकिन जो 3 मंथ्स के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसका एमटीपी जो होता है बहुत ही रिस्कियर होता है। ठीक है, वन डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रेंड एब्जॉर्ब्ड इन दैट मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपीज आर परफॉर्म्ड, और ये देखा गया है सभी ज़्यादातर कंट्रीज़ में या और भारत में भी कि जो एमटीपीज या अबॉर्शंस होते हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शंस, ये इलीगली कराए जाते हैं अनक्वालिफाइड लोगों से, विच आर नॉट ओनली अनसेफ, जो मदर के लिए सिर्फ अनसेफ ही नहीं बल्कि उसके लिए बहुत ही घातक भी है, मतलब उसके लिए उसमें डेथ भी तक हो सकती है। तो ये बहुत इस बात का ध्यान देना होता है कि जो इवन अबॉर्शंस या जो एमटीपीज भी होती हैं वो भी एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर या प्रोफेशनल के थ्रू ही कराया जाए। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस एंड रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शंस, इसके लिए इफेक्टिव काउंसलिंग होती है जिससे लोगों को अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस से वो बचें, जिससे बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं, बैरियर मेथड उनका इन्वॉल्वमेंट करें जिससे वो इलीगल अबॉर्शन एमटीपीज कराने की ज़रूरत ना पड़े, एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड कुड रिवर्स द मेंशन्ड अनहेल्दी ट्रेंड, और लोगों को बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाती हैं और जिससे ये जो एक अनहेल्दी ट्रेंड चल रहा है कि अनप्रोटेक्टेड कोर्स हुआ, अनवांटेड प्रेगनेंसी को एमटीपी तुरंत करा दिया गया, इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया गया, इनको कम किया जा सके इन केसेस को। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ने एमटीपीज देखा। नाउ एक नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, एसटीडीज और एसटीआईज। देखो, डिजीज़ या इन्फेक्शंस जो भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहे हैं दोनों पार्टनर में या एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एसटीडीज, और इसको वेनरल डिजीज़ भी बोलते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या आरटीआईज। एसटीआईज, आरटीआईज, वेनरल डिजीज़ या एसटीडीज बोलते हैं। कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है जैसे गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पीज, क्लैमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स, ये कुछ आपके हैं। और सामने कुछ पिक्चर्स दी हैं। ये साइफिलिस बैक्टीरिया है, फिलामेंटस टाइप दिख रहा है आपको। इसका इन्फेक्शन देखिए, अगर हाथ पे है, ये पेनिस पे है, ये बॉडी पे है, और ये आपका जो राइट साइड में पिक्चर है ये नेसेरिया गोनोरिया का है। ठीक है,
तो ये पिक्चर आपका नेसेरिया गोनोरिया का है और ये आपका साइफिलिस का है। नाउ हेपेटाइटिस बी एंड HIV ये भी ट्रांसमिट होता है बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडल्स। अगर हम इंजेक्शन या निडल्स को शेयर करते हैं, जैसे कोई सपोज किसी को एड्स है और अगर उसका निडल हमने किसी हेल्दी पर्सन को दे दिया या उसके थ्रू यूज़ कर लिया तो उससे भी इन्फेक्शन फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए मेनली है हेपेटाइटिस बी एंड HIV। ठीक है। नाउ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हैं, जैसे किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाए इन्फेक्टेड पर्सन पे और उसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बिना स्टरलाइज किए हेल्दी पर्सन को यूज़ कर लिया जाए तो उसको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर कोई हम ब्लड चढ़ाते हैं तो हमें ये एश्योर होना पड़ेगा जो ब्लड हमने किसी पर्सन को दिया है, जो पेशेंट को दिया है, वो सेफ है, वो इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इन्फेक्शंस एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, या फिर फीटस को उसकी मदर से भी हो सकता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तो उसकी बॉडी में जो उसके बेबी है उसको भी ये हो सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और HIV के इन्फेक्शन को छोड़ करके बाकी जो डिजीज़ हैं वो क्यूरेबल हैं अगर उनको अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए और उनको प्रॉपरली ट्रीट किया जाए। किसको छोड़ करके? हेपेटाइटिस बी, जेनेटल हर्पीज और HIV इन्फेक्शंस। ठीक है। अर्ली सिम्टम्स इन ज़्यादातर में जो डिजीज़ होती हैं उनमें माइनर होते हैं एंड इंक्लूड इचिंग। इनमें क्या सिम्टम्स होंगे? आपको जो रिप्रोडक्टिव आपका जो एरिया है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वहाँ पे इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज होगा और स्लाइटली पेन उठा रहेगा, वहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी जेनिटल रीजन्स में। तो ये सब शुरुआत होते हैं, अर्ली सिम्टम्स होते हैं जिनको हम लोग को बहुत जल्दी उसको ध्यान देने वाला है और उसको सीरियसली लेकर के तुरंत किसी मेडिकल प्रोफेशनल से हमें राय लेनी होती है। जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं दे ऑफन मे बी एसिम्टोमेटिक, उनमें जल्दी इन्फेक्शन के सिम्टम्स नहीं दिखते हैं एंड हैज़ मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और इसलिए उनको लंबे समय तक वो डिटेक्ट नहीं हो पाता कि उनको कोई इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है। तो इस बात का हमें बहुत ध्यान रखने वाला है कि अगर हमें जेनिटल रीजन्स में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी तरह के वार्ड्स हैं, इचिंग है, कोई फ्लूइड डिस्चार्ज है, पेन है, स्वेलिंग है, तो हमको उसका वेट ना करके, हेजिटेट ना करके, बिना हिचक के हमें तुरंत डॉक्टर से उसकी सलाह लेनी चाहिए जिसको उसको टाइमली ट्रीट किया जा सके। टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज इट कुड लीड टू अ कॉम्प्लिकेशंस। अगर इसको अर्ली डिटेक्शन नहीं किया गया, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया, तो इसके आगे बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसमें आपको PIDs, पल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती हैं, एबॉर्शन हो सकते हैं प्रेग्नेंट मदर की अगर उसको इन्फेक्शन हुआ, स्टिल बर्थ मतलब बेबी की बर्थ से पहले डेथ हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो हो सकती हैं, और इनफर्टिलिटी होती है, और इवन कभी कभी कैंसर भी हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, जैसे यूट्रस का कैंसर है, ये सब कैंसर भी हो सकते हैं। कैंसर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कहीं पे भी हो सकता है। STIs जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं आर द मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, क्योंकि हेल्दी सोसाइटी में अगर ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्म है, क्योंकि वो फैलते हैं, वो फैल सकते हैं। ठीक है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। तो ये हम लोग ने अभी क्लियर किया। दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू डिजीज इन्फेक्शन, इसमें सभी पर्सन्स जो हैं वल्नरेबल होते हैं इस इन्फेक्शन के लिए। देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन इन द एज ऑफ 15 to 20 ईयर्स। पर ये जो टीनेजर्स एज होती है या 15 to 24 एज होती है टीनेज ग्रुप की, इसमें इन इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बट देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, लेकिन पैनिक होने का या उसके डरने का कोई रीज़न नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि इसका प्रिवेंशन, इसका क्योर, इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने बेटा ये सब पढ़ा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और इससे रिलेटेड पहले की वीडियोस भी देखेंगे जिससे आपको इसका एक पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है। तो तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।